Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in 1 year plan of Al-Haq education system. In our today's class, we will discuss what we will cover in our CSS plan, how we will cover it. And we will start our English grammar today, इंशाल्लाह. आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा CSS का 1 ईयर प्लान है उसको हम किस तरह से लेके चलेंगे, क्या उसका स्केड्यूल होगा, किस तरतीब से कौन सी बुक स्टार्ट की जाएगी और क्या उसका क्राइटेरिया होगा. उसके बाद हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर होती क्या है और ग्रामर को सीखते कैसे हैं. कुछ टेक्निक्स मैं आज आपको बताऊंगा कि हम इंग्लिश ग्रामर किस तरह से सीखेंगे, बीइंग अ बिगिनर और बीइंग अ इम्प्रूवर. और इंग्लिश ग्रामर सीखते हुए आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी. सबसे पहले अल-हक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से जो CSS 1 ईयर प्लान ऑफर किया जा रहा है उसका अब करंटली सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है. इसमें हम सबसे पहले आपको इंग्लिश से ही स्टार्ट करवाएंगे. आपको पता है कि जो CSS में सबसे बेसिक चीज है या जिस CSS जिस पे बेस करता है वो इंग्लिश है. यानी टोटल 12 सब्जेक्ट में से 10 to 11 सब्जेक्ट लाजमी है कि वो आप उसे इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें. इस्लामियत में या पंजाबी या उर्दू अगर आप रखते हैं तो उसमें आपके पास गुंजाइश है कि आप चाहे तो उर्दू में कर लें, अदरवाइज आपको इंग्लिश ही लिखनी पड़ती है. तो जब तक आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग नहीं होगी तब तक ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी. इंग्लिश स्ट्रोंग का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको बहुत टफ वोकैबुलरी आती हो, आप बहुत टफ वर्ड्स यूज करते हो, आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो कि दूसरे को समझ ही ना आए. ये मतलब हरगिज नहीं है. इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर सकें. तो बेसिक इंग्लिश और फिर ग्रेजुअली जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रिप बढ़ती चली जाती है. तो सबसे जो इसकी बुनियाद है इंग्लिश, इंग्लिश से ही हम स्टार्ट लेंगे. उसमें हम इंग्लिश ग्रामर कंप्लीटली कवर करेंगे. उसमें फिर आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाती है या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीज है, हर पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर की डिफरेंट कैटेगरीज, ये तमाम चीजें डिटेल से आप 1 by 1 कवर करेंगे इंशाल्लाह. उसके साथ साथ हम अपना बेसिक नॉलेज डेवलप करेंगे. अब बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए हम 2 से 3 टेक्निक्स ज्यादा यूज करेंगे. एक तो आर्टिकल रीडिंग हम करेंगे, आर्टिकल डिस्कशन होगी क्लास में. उससे हमारा इंग्लिश नॉलेज भी इंप्रूव होगा या जनरल नॉलेज इंप्रूव होगा, इंग्लिश एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा, हमारी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, हमारी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी और हमारी एनालिटिकल जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी. क्योंकि CSS में सबसे जो बेसिक चीज है, सबसे जो बुनियादी चीज है वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है. क्योंकि आप और हमारे बाकी एग्जाम्स में और CSS में यही मेन फर्क है कि बाकी एग्जाम में आपने सिंपल टू द पॉइंट याद किया होता था, वही लिख लेते थे. CSS में थोड़ी सी जो डिफरेंट चीज है वो यही है कि यहाँ पे आपने जो एज इट इज पैराग्राफ याद किया हुआ है वो नहीं लिखना होता, थोड़ा सा चेंज होता है. यानी वो आपकी इनपुट चाह रहे होते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो वो आपने आगे कन्वे करना होता है. तो उसके लिए एनालिटिकल एबिलिटी भी चाहिए. तो हमारे इस प्लान में
हम स्टार्ट से ही 7 आर्टिकल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वो हम डिफरेंट न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल मैगजीन, इस तरह नेशनल न्यूज़पेपर से हम तमाम टॉपिक्स पर आर्टिकल्स पढ़ेंगे। स्टार्ट में हम 2 डेज हमने फिक्स किए हैं अभी, यानी इस थर्सडे और सैटरडे आपको आपकी आर्टिकल्स पर क्लास होगी। उसमें साथ साथ हम वोकैबुलरी भी जो उसके अंदर यूज हो रही होगी वो भी करेंगे, और बाकी जो एट द एंड हम उसकी समरी भी लिखेंगे। मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, उसके बाद जो कुछ आपको समझ आया होगा उसकी आप समरी लिखा करेंगे। जब आप समरी लिखेंगे तो उससे मुझे आपका भी पता चल जाएगा कि आपकी ग्रामर कहाँ पे लाई करती है। आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर राइटिंग एबिलिटी कहाँ तक है और मैंने किस तरह से इस पर वर्क करना है। और साथ साथ हमारा एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता चला जाएगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे जो अजबुदा तरीका एक्सपीरियंस हुए तो सबसे आसानी से समझ आने वाला वो ये समरी राइटिंग है। आर्टिकल्स पढ़ें, उसकी समरी लिखें, बुक पढ़ें, उसका समरी लिखें, बहुत जल्दी हम इसके जरिए से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम स्टार्ट से ही इंशाल्लाह इस चीज को साथ लेके चलेंगे। आपको कंप्लीटली 1 वीक का प्लान दिया जाएगा हर हफ्ते से पहले। यानी कल को मैं आपको बता दूंगा कि इस पूरे वीक में हमने किस दिन कौन कौन सा टॉपिक करना है, कौन कौन सा आर्टिकल्स करना है, कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो पूरे वीक का आपको ऑलरेडी प्लान दे दिया जाएगा, तो वो आपने लेके चलना होगा। इसके साथ साथ डेली वोकैबुलरी और प्रेपोजिशन वो मैं डेली फाइल शेयर कर दिया करूंगा इंशाल्लाह, या आपको बता दिया जाएगा। तो डेली के हम 10 वोकैब वर्ड्स, 5 to 10 प्रेपोजिशन वर्ड्स वो हम साथ साथ लर्न करेंगे। क्योंकि वोकैबुलरी इस तरह की चीज है कि कोई भी आपने पैगाम नेक्स्ट कन्वे करना है तो उसके लिए आपको अल्फाज चाहिए ही चाहिए। आपका आइडिया जितना भी अच्छा है, लेकिन जब तक आपके पास अल्फाज नहीं होंगे उस आइडिया को कन्वे करने के लिए तो आप नहीं कन्वे कर सकेंगे। तो वोकैबुलरी डेवलप करना ही पड़ेगी। वो आर्टिकल के जरिए से भी होगी, वो बुक रीडिंग के जरिए से भी होगी, और जो प्राइमरी सोर्स है वोकैबुलरी का, यानी डायरेक्टली वोकैबुलरी ही याद करना, हम उस तरह से भी वोकैबुलरी याद करेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसका टेस्ट वगैरह भी हुआ करेगा, तो आपको एक रूटीन बन जाएगी और ऑटोमेटिकली ये चीजें भी डेवलप होती चली जाएगी। इसके साथ जो बड़ी अहम चीज है, हम अपने बेसिक लेवल में ही इसको इंक्लूड कर रहे हैं, वो है बुक रीडिंग। यस, इसमें एक बड़ी अहम चीज बुक रीडिंग है कि आपको रीडर बनना पड़ता है। वो आपको जिस तरह मैंने आर्टिकल्स में बताया कि आपको अपनी नॉलेज के लिए भी रीडर बनना पड़ता है, आपका ना एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए भी रीडर बनना पड़ता है। तो हम बुक रीडिंग भी करेंगे। बुक रीडिंग हमारी एक्टिव बुक रीडिंग भी होगी, पैसिव रीडिंग भी होगी। एक्टिव रीडिंग इस तरह से कि मैं आपके साथ बुक शेयर कर दिया करूंगा, आपके पास पूरे वीक का टाइम होगा कि इस वीक के अंदर आप कोशिश करेंगे उस बुक को पढ़ें। वो जिन बच्चों के एग्जाम्स वगैरह होंगे वो उनके लिए हम थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड भी कर दिया करेंगे, यानी 2 वीक्स भी कर लेंगे बाज़ दफा। वो बुक का साइज और उन चीजों को देख के ये चीज मैनेज करेंगे। तो एक्टिव रीडिंग भी होगी, यानी आप लोगों को बुक रीडिंग के लिए दी जाएगी। फिर जब आप लोग उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे तब हम उस पर उस पर डिस्कशन क्लास रखेंगे। ठीक है। सेकेंडली पैसिव रीडिंग भी होगी कि हम हर संडे को एक बुक का रिव्यू पढ़ेंगे। उसका फायदा आपको ये होगा कि अगर तो आपने वो बुक पढ़ ली तो वो जो पढ़ने का फायदा है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन बिल फर्ज अगर आप वो बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर जब आर्गुमेंट्स बिल्ड कर रहे हो, जब आपने आर्गुमेंट्स बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपको साथ प्रूफ चाहिए। बात अथेंटिक बनाने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस अगर आप बुक का देंगे तो सबसे बेस्ट होता है। तो हम बुक रीड करेंगे, फिर मैं आपको अपनी रिव्यू क्लास में उस बुक की समरी बताऊंगा। उसके अंदर जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है
जो पॉइंट्स एज अ कोटेशन आप यूज कर सकते हैं, जो पॉइंट्स एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, मैं वो पॉइंट्स आपको नोट करवा दूंगा ताकि आप उन पॉइंट्स को अपने पास लिख ले। अगर आपसे पूरी बुक नहीं भी पढ़ी जाती, वो पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हो, वो आप अपने एसे में, अपने पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स या किसी भी सब्जेक्ट में विद रेफरेंस पुट कर सकेंगे। यानी इस हफ्ते, यानी इस संडे को, आज संडे है, नेक्स्ट संडे हम जो बुक रीड करेंगे या जिस बुक का हम रिव्यू पढ़ेंगे वो है द मैन ऑन हॉर्सेस बैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। ये इंटरनेशनल ऑथर की बुक है, जॉन स्टैनली की, द मैन ऑन हॉर्सेस बैक। इसमें वो मिलिट्री का रोल इंटरनेशनली डिस्कस करते हैं कि किस तरह इंटरनेशनली मिलिट्री ने डिफरेंट कंट्रीज में अपना रोल प्ले किया, कब मिलिट्री अपना रोल प्ले करती है, किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह इंस्टीट्यूशन को अपनी हद में करना। तो ये सारा इस बुक को जो डिटेल्ड रिव्यू होगा वो हम अपनी नेक्स्ट जो संडे की क्लास होगी इसी टाइम इंशाल्लाह 8 PM और 9 PM हमारी जो क्लास हुआ करेगी, तो उस क्लास में हम इस बुक का इंशाल्लाह रिव्यू पढ़ेंगे। और ये मैं बुक आज यानी क्लास के बाद या कल तक आपसे शेयर भी कर दूंगा कि तब तक आप भी कोशिश कीजिएगा कि जितनी आप पढ़ सकें आप पढ़ें, बाकी मैं आपको इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उसका फायदा ये होगा कि जब आप इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिख रहे होंगे या इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई ऐसे आ जाता है, तो बातें तो आपने यही लिखनी होती है। इससे आपके पॉइंट्स भी बिल्ड हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स भी बिल्ड होंगे, और फिर आप साथ रेफरेंस मेंशन कर देंगे कि भाई हर इस जो इंस्टीट्यूशन को अपनी हद में रहना है, विद आगे रेफरेंस लिख देंगे कि द मैन ऑन हॉर्सेस बैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। कि आपने वो 300 सफ़े 400 सफ़े की बुक नहीं पढ़ी बिलफर्ज, लेकिन आपके पास उसके जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो मौजूद है, आपको ओवरव्यू पता है, तो आप अपने अल्फाज में भी बिलफर्ज लिख ले, तो मेंशन कर दे कि इस तरह से इस ऑथर ने इस बुक में इस तरह से इस पॉइंट को डिस्क्राइब किया। तो वो बात अगरचे गलत भी होगी, यानी ऑथर के नजदीक, या यूं कह ले कि ऑथर से मुख्तलिफ भी होगी, या वो इस बात से एग्री ना भी करे, तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने अपनी बात नहीं की, दूसरे ऑथर की बात की। वो इख्तलाफ राय होने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को तो कट कर सकता है, वो किसी दूसरे ऑथर की बात को कट नहीं करता, आपने सिंपली उसका रेफरेंस पुट किया होगा। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह वीकली बुक का रिव्यू डिस्कस किया करेंगे अपनी क्लास में। हर संडे इंशाल्लाह ये एक्टिविटी हमारी हुआ करेगी। इसके साथ फिर हम अपने क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक्स पे वर्क करेंगे। उसमें जो सबसे पहला वो मैंने आपको बताया कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो आर्टिकल्स की समरी से करेंगे। साथ हम अपनी ग्रामर ऑलरेडी हमने पढ़ रहे होना है, उन चीज़ों को लेके चलेंगे। साथ हम फिर पैराग्राफिंग के जो असूल हैं उनको पढ़ेंगे। प्रेसी एक दिन क्लास हो जाएगी तो रेगुलर प्रेसी की हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी, यानी स्टार्टिंग में आफ्टर 10 to 15 डेज जब हमारी थोड़ी सी ग्रामर कवर हो जाएगी तो मैं एक प्रेसी की क्लास रखूंगा जिसमें हम प्रेसी के रूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। देन फिर हम प्रेसी के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। वही जो हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ उसी की प्रेसी कर ली, जो हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ उसी की समरी कर ली, जो आर्टिकल या बुक हमने पढ़ी हुई उसी से हमने कंप्रीहेंशन कर लिया। तो प्रैक्टिस भी होती जाएगी और जो हमारी बाकी चीजें हैं वो भी डेवलप होती जाएंगी। तो थोड़े वक्त में थोड़ी एनर्जी के साथ, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ हम बहुत ज्यादा चीजें सीख लेंगे, इस तरह से एक वेल प्लान्ड वे में, वेल मैनेज्ड वे में इंशाल्लाह। और हमारा जो सीएसएस प्लान लॉन्च करने का मकसद भी यही था, 1 ईयर प्लान का। क्योंकि अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर करना मकसद हो तो वो 4 से 5 माह में बड़ा आसानी से और डिटेल वे में कवर हो सकता है और होता है और आपको समझ भी आ जाता है। लेकिन 1 ईयर प्लान का मकसद ये था कि अभी से आपकी जो रूटीन है वो कंसिस्टेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी हैं जो 2023 में अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहे, वो 2024 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनकी इन चीजों के साथ एक कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, यानी वो डेली वो कैब लर्न करना शुरू कर देंगे, डेली प्रपोजिशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, आर्टिकल्स और बुक रीडिंग में आ जाएंगे, तो उनका एक टेम्पो बन जाएगा सीएसएस से रिलेटेड और इन चीजों का बर्डन नहीं होगा आपको।
यानी हम इतना ही करेंगे कि वो आप इजीली मैनेज कर सकें। उसके बाद क्लासेस हमारी यानी कोर्स जब कवर स्टार्ट हो जाएगी, तकरीबन 20 दिन तक हम सिर्फ इसी चीज को लेके चलेंगे, 15 से 20 दिन। उसके बाद हम जो इजी सब्जेक्ट होंगे उनसे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जनरल साइंस, जो साइंस के बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आसान होती है, तो उसको स्टार्ट कर लेंगे ग्रेजुअली। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स में से कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते जाएंगे। लेकिन इसमें हम जो हमारे 2 ईयर प्लान वाले बच्चे हैं, यानी जो 2023 के बजाय 2024 वाले, उनको हम इसमें मजीद रिलैक्सेशन देंगे कि अगर हम 2 या 3 क्लासेस लेके चल रहे हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज को डेवलप करने के लिए हम पीपीएससी का सेशन भी आपको देंगे और वो इसी प्लान का हिस्सा ही होगा। अलग से आपको वो उसके लिए कोई पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि आपको टॉपिक बेस स्टडी होती है और बेसिक नॉलेज आपका उससे डेवलप हो जाता है, क्योंकि सीएसएस में आपने डिटेल चीजें लिखनी होती हैं। तो जब तक आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो डिटेल चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो जो हम पीपीएससी का सेशन होता है उसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करवा रहे होते हैं, तो हम आप लोगों को यानी सीएसएस प्लान वालों को वो सेशन भी दिलवाएंगे। वो भी इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम 2 लेक्चर्स या 2 सब्जेक्ट्स लेके चले। यानी स्टार्टिंग में बिलफर्ज इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ वो पीपीएससी सेशन का बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें या एक आध सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दें। लेकिन जो 2 ईयर वाले होंगे उनके पास ऑप्शन होगा कि वो चाहें तो दोनों सब्जेक्ट साथ लेके चले। अगर उनको महसूस हो कि बर्डन ज्यादा उनके लिए, तो क्योंकि उनकी स्टडी वगैरह का प्रेशर ज्यादा हो, तो वो एक सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, उनका दूसरा, क्योंकि उनके पास 2 साल है, तो वो दोबारा से ये सब्जेक्ट्स बार बार रिवाइज होते जाएंगे। तो वो दोबारा जब रिवाइज हो रहे हो तो तब वो 7 सेशन ले सकते हैं। तो 24 वालों के लिए भी रिलैक्सेशन है, 23 वालों के लिए भी इंशाल्लाह मैनेजेबल होगा विद स्टडी। तो इस तरह से हम अपना 1 ईयर प्लान स्केड्यूलाइज करके लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ आर्टिकल्स और बुक रीडिंग, ये तमाम चीजें डिस्कस हो जाएंगी। तो ये था सीएसएस 1 ईयर प्लान से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं अपने ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ। आज देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है और उसको लर्न करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपका ये 1 ईयर प्लान का जो स्केड्यूल है इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपके पास कंपलसरी में सब्जेक्ट होता है। उसमें बेसिक मैथ भी होती है और जो बाकी साइंसेज हैं वो भी बेसिक साइंसेज होती हैं। और अगर कोई मैथ के बैकग्राउंड वाला बच्चा, तो उसके लिए अलग से मैथ एज ऑप्शनल सब्जेक्ट मौजूद होती है। जी, किसी का स्केड्यूल से रिलेटेड या 1 ईयर प्लान से रिलेटेड कंफ्यूजन कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपने इंग्लिश ग्रामर पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। जी सर, हम बारी बारी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। जी सर, या हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या बाद में स्टार्टिंग में हम एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, बाद में फिर हम 2 सब्जेक्ट कर लेंगे। तो वो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करके उसे कंप्लीट करके देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट इंशाल्लाह। जी, ओके, मजीद किसी का कोई सवाल है तो वो साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दे। और कितने सब्जेक्ट सर? ये टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। 6 कंपलसरीज होते हैं, पहले हम कंपलसरी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देन फिर आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लासेस होंगी, बल्कि 6 कंप्लीट होने से पहले ही आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड क्लास कंडक्ट करवाई जाएगी। देन फिर उसके बाद हम साथ ऑप्शनल भी स्टार्ट कर देंगे। तो कंपलसरी भी और ऑप्शनल भी दोनों इस 1 ईयर प्लान का पार्ट होंगे इंशाल्लाह। फी हमायूं खां, फीस की अगर आप एक ही दफा पे करते हैं तो आपके लिए 15,000 होती है टोटली। किसी किस्म का कोई और चार्जेस नहीं होते। वो अगर आप 1 साल के लिए देना चाहते हैं तो भी, अगर आप 2 साल के लिए आते हैं तो भी आपके लिए यही फीस है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, मॉक्स या जो हमारी वर्ल्ड मैप वर्कशॉप्स होंगी या जो पीपीएससी का सेशन होगा, वो सारे के सारे आपके लिए फ्री होंगे, यानी इसी सेशन का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स करते हैं तो वो प्लान है। ये नंबर मेंशन है, तो इस किस्म की कुछ डिटेल्स चाहिए आपको तो वो आप पूछ लें।
ओके, उसके बाद मजीद किसी का क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, तो मैं यहीं पे आंसर कर दूंगा। अभी हम ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर है, जैसा मैंने आपको कहा कि हमने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करना है। तो आज देखते हैं ग्रामर कहते किसे हैं। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज इन अ करेक्ट मैनर। ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है कि जो आप बोल रहे हैं वो भी आप एक तरतीब से बोल रहे हैं, ठीक तरीके से बोले। जो आप लिख रहे हैं वो भी आप इस तरीके से बोले कि जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसको बात समझ आ सके। कि किस तरह से जो आपने एक जुमला बोला, किस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट किया, यानी जो तरतीब आपने रखी, आपने पहला लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया, फिर आपने इसके दरमियान आपके जो अल्फाज अदा हुए वो आपने लिखे या बोले। एक तो वो मीनिंगफुल होंगे या मीनिंगफुल होने चाहिए, और दूसरा से ये भी पता चलेगा कि ये बात अब की हो रही है या पुराने किसी वक्त की बात हो रही है। जैसे मैंने अभी जो वन ईयर प्लान की डिटेल्स डिस्कस की, मैंने कहा हम ये करेंगे, हम ये इस चीज को इस तरह से लेकर चलेंगे, हम आपको 100% तैयारी करवाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो हम आपको सक्सेस की गारंटी देंगे इंशाल्लाह। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो जिस तरह से मैं अपने अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ, इससे आपको पता चल रहा है कि मैं किस जमाने की बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। तो जो ग्रामर है वो लैंग्वेज की बैकबोन कहलाती है। अब कहते हैं कि जो स्पीकिंग है उसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कहने वाले शायद ठीक कहते होंगे, लेकिन और उसके लिए फिर जो मिसाल दी जाती है वो कहा जाता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं यानी जो नेटिव स्पीकर हैं वो ग्रामर का ख्याल नहीं रखते हैं, ये सिर्फ आप लोग रखते हैं। आपने बातें सुनी होगी। हम लोग उर्दू के नेटिव स्पीकर्स हैं या पंजाबी के नेटिव स्पीकर्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एक लाइन बोली कि मैं बोल रहा हूँ, आप इस पर जरा गौर करें। मैंने इसमें ग्रामर का ख्याल नहीं किया बिल्कुल, या जो हम ख्याल नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारी अपनी जुबान है तो हमें अलग से ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये क्या, ये ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है राइट ठीक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको उर्दू ग्रामर के जो कायदे हैं उन पे जज करेंगे तो क्या ये सेंटेंस ठीक नहीं है। यानी जो नेटिव स्पीकर होता है वो भी ग्रामेटिकली ठीक ही बोल रहा होता है या ग्रामर यूज कर रहा होता है। फर्क ये होता है कि चूंकि वो नेटिव स्पीकर है, उसको ये देखना नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जैसे हम उर्दू में जब बोल रहे होते हैं तो हम वो जो ग्रामर को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ग्रामर को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये माजी की बात थी या आने वाले वक्त में मुस्तकबिल की बात है। इसी तरह अगर कोई हमने इंग्लिश से जब बोलनी है या लिखनी है तो हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस तरह अगर इंग्लिश बोलने वाला उर्दू सीखेगा तो वो उर्दू ग्रामर सीखेगा, क्योंकि जब तक वो उर्दू ग्रामर को फॉलो नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं समझ सकेंगे। वो फिर वो टूटे फूटे अल्फाज अदा कर रहा होगा और फिर हम हंसेंगे भी और मुश्किल होगी बात समझने में। और अगर वो फॉर एग्जाम्पल पेपर में लिखेगा तो वो गलत किया जाएगा। तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी ग्रामर को फॉलो कर रहे होते हैं। आपको भी ग्रामर को फॉलो करना ही होगा बोलते हुए, लिखते हुए। और ग्रामर है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है कि जो किसी भी जुबान को लिखने के लिए या बोलने के लिए रिक्वायर होते हैं, या जिनको जब तक आप यूज ना करें तो वो अहले जुबान उसको आपकी जो बात को समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। अब ग्रामर हमें पता चल गया कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट ही ग्रामर में करना है, यानी इंग्लिश में करना, तो हमें ग्रामर को फॉलो करना ही करना होगा। दो सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही इंग्लिश के,
वहां पे तो आपकी बकायदा इंग्लिश ग्रामर जो चेक होगी। बाकी सब्जेक्ट है वो भी आपने इंग्लिश में लिखने, वहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल आर्टिकल की अगर आप गलती कर लेते हैं या थोड़ी बहुत अगर आप गलती कर लेते तो गुजारा होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के ब्लंडर्स आप अपने साइंस सब्जेक्ट में भी नहीं यूज कर सकते। यानी आप जनरल साइंस का पेपर भी लिख रहे हैं तो ये बात ठीक है कि वहां पे आपकी ग्रामर चेक नहीं होगी, लेकिन अगर आप वहां पर ग्रामर के ब्लंडर्स मारते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नोटिस होगा। अगर वो डायरेक्टली वहां से आपको हाईलाइट नहीं भी करता, लेकिन तब भी आप उस वो अपने जहन में इस चीज को जरूर कर लेगा कि इस बंदे को ये सीएसएस का पेपर दे रहा है, इसको इंग्लिश इतनी भी नहीं आती। तो वो लाजिम सी बात है, आपको वो आपके नंबर जो हो गए, मार्क्स जो हो गए, उसको कट करेगा। तो दो तरीके हो सकते हैं ग्रामर को सीखने के, या दो तरह के लोग होते हैं लर्निंग लेवल पे हमेशा। यानी कुछ बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, कहते हैं कि जी हमें बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, या हमें टेंसेस नहीं आते, एक्टिव पैसिव या नरेशन हम यूज नहीं कर सकते। दूसरे कहते हैं कि हमें ग्रामर तो आती है लेकिन हम लिखते हुए गलतियां करते हैं। तो हम अपने सेशन में भी दोनों तरह के लोगों को लेके चलेंगे। ओवरऑल अगर आप खुद भी लर्न कर रहे हैं तो भी आपको दोनों तरह की टेक्निक्स यूज करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिगिनर हैं तो जो सबसे पहले आप तरीका अपनाएंगे, आप उसके कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, यानी पहले उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का आपने सीखना, तो सबसे पहले आप सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन आप में से अक्सर को या हम में से अक्सर को सिंपल स्ट्रक्चर आती होती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल्स है कि हैज हैव यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है। लेकिन जब आपने स्ट्रक्चर आप तो आपने सीख ली, लेकिन चूंकि अब आपने थोड़ा सा डेवलप करना है, तो आपने साथ इस पे गौर करना है कि ये हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। यानी जो रूल्स हमने अप्लाई किए वो किस तरह से अप्लाई किए और क्यों अप्लाई किए। यानी खाली जगह थी, फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें आपने हैज हैव ही पुट क्यों किया, हैड क्यों नहीं पुट किया, या वाज वार क्यों नहीं पुट किया, हैज हैव क्यों पुट किया। तो किस ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किस तरह से बनी है, यानी कौन कौन से रूल इसमें फॉलो किए गए और क्यों ये रूल फॉलो किए गए। आपने सब्जेक्ट पहले ही क्यों लिखा, जो आपका मॉडिफायर था यानी एडजेक्टिव था वो नाउन के साथ ही क्यों आया। आप मॉडिफायर को दूर भी लिख सकते थे नाउन से, यानी नाउन से अलग लिख सकते थे, आपने उसके साथ अटैच करके ही क्यों लिखा। तो ये जब तक आप इस तरह की क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, रूल्स आपको आते हैं, स्ट्रक्चर का आपको पता है कि इस रूल को फॉलो करना है, लेकिन जब इस तरह के रेगुलेशन रूल्स की जो आप वाई को की बुनियाद पे जज नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो बिगिनर होगा वो सबसे पहले स्ट्रक्चर लर्न करेगा, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को जज करेगा हाउ एंड वाई के पैमाने। अगर और हम इसी तरह से लेके चलेंगे, यानी चूंकि जो इम्प्रूवर्स भी होंगे उनके साथ भी हम सबसे पहले जो हमारी पहली क्लास होगी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच पे या किसी भी सेंटेंस पे, तो सबसे पहले हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे फिर हम देखेंगे कि ये हमने इस तरह से क्यों यूज किया। ठीक है, हाउ एंड वाई के आंसर तलाश करेंगे। उसके बाद जो इम्प्रूवर्स की तरफ आएंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता चल गए, ये भी पता चल गया कि हमने क्यों या कैसे यूज किया। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं, एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, जब सिंपल आपसे पूछा जाए तो आप बता देते हैं, लेकिन जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, पूरे 2 सफे के आपने पेज लिख कोई बात लिखनी है, ऐसे लिखना है, कुछ समरी लिखनी है, तो उस 2 सफे में आपको बार बार फोकस मुश्किल लगता है, या ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं कि आपको आइडिया आपके जहन में होता है, आप लिखते चले जाते हैं। आप जो छोटी छोटी आपकी गलतियां होती हैं या जो छोटे छोटे रूल्स हैं कि दा आपने यहाँ यूज करना नहीं करना, जस्ट को उसके साथ अटैच करना है, यानी
कंजक्शन को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को कहाँ पे आपने प्लेस करना है, जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो हमारी इंग्लिश बिल्ड होती है हम उसी तरह से लिख रहे होते हैं इन चीजों को। तो वहां पे जो हमारे एरर्स आते हैं, सबसे पहले हमने फिर जो इम्प्रूविंग स्टेज में आएंगे तो उनको तलाश करना होता है। यानी सबसे पहले आपने अपना वीक पॉइंट तलाश करना होता है कि आप लिखेंगे, लिख के देखेंगे कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ। यानी आपने पैराग्राफ लिखा, अपने टीचर को आपने पैराग्राफ चेक करवाया, वो आपको बताएंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं। फिर आपने उस चीज को, यानी उस जो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसको मजीद डे बाय डे स्पेसिफिक करते चले जाएंगे। जैसे आपने पैराग्राफ लिखा, उसमें आपका जो पास्ट सेंटेंस था उसमें गलती आ रही थी, यानी आपको या प्रेजेंट में गलती आ रही थी। प्रेजेंट में आपको पता नहीं था चलता कि पीछे पास्ट आया तो दोबारा हम प्रेजेंट ही यूज करेंगे या दोबारा बाद में पास्ट ही यूज करेंगे, आपको ये पता नहीं चल रहा कि पहले पीछे पास्ट था, नेक्स्ट प्रेजेंट यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे, फ्यूचर यूज करेंगे या किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना वीक पॉइंट मिल गया, आपको अपनी गलती मिल गई। आपने क्या करना होगा कि उस गलती को स्पेसिफिकेशन की तरफ लेके जाना, यानी पास्ट आपको पहले पता चल गया कि मैं पास्ट में गलती कर रहा हूँ। फिर आप जब प्रैक्टिस नेक्स्ट दूसरे टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो जो पास्ट सेंटेंसेस होंगे उन पर ज्यादा जोर दे रहे होंगे। फिर जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं पास्ट परफेक्ट में ज्यादा गलती करता हूँ, इंडेफिनिट भी मेरा ठीक है, कंटिन्यूस भी ठीक है, पास्ट परफेक्ट में मैं गलती कर रहा हूँ। आप पास्ट परफेक्ट पे आ जाएंगे, यानी इसको मजीद स्पेसिफाई कर देंगे। जब आपने पास्ट परफेक्ट पे आए, जब आप पास्ट परफेक्ट पे आए, फिर आपको पता चला कि इसके साथ जो आप वर्ड्स यूज कर रहे थे कि ऑलरेडी यूज कर रहे थे, जस्ट यूज कर रहे थे, इस तरह के जो एडिशनल वर्ड यूज कर रहे थे उनमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। हम अपने सेशन के अंदर यही रूल अप्लाई करेंगे। पहले आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाएंगे, देन आपसे ये समरी आप लिख रहे होंगे, आर्टिकल की समरी, बुक रीडिंग, बुक जो आपने पढ़ी होगी उसका रिव्यू या समरी लिख रहे होंगे, तो हम उसमें आपकी ग्रामर चेक करेंगे। आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, आप और फिर नेक्स्ट टाइम आपको जो टास्क दिया जाएगा वो वही होगा जहाँ पे आप वीक पॉइंट, जहाँ पे आप का जो वीक पॉइंट था वो लाइक कर रहा था। यानी आप अगर किसी स्पेसिफिक पोर्शन में वीक है तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट आपको फिर टास्क दिया जाएगा। इस तरह से ऑटोमेटिकली आप की जो स्किल है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। और सबसे जो इसमें मजे की बात है वो ये कि आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं बनेगी, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिकली आपकी चीजें इंप्रूव होती चली जा रही। यानी आपकी गलतियां तो हम आपको बताएंगे, साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि इस तरह से आपने करना है। सिर्फ ये चीज, यानी यहाँ पे जो आप गलती कर रहे हैं इसको इस तरह से ठीक कर लें, और नेक्स्ट फिर आपको दूसरा जो टास्क दे दिया जाएगा वो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 से 3 टास्क जब आप उस पर करेंगे तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि कुछ चीजें या कुछ आदतें, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो इनबिल्ट होती हैं या आपकी हैबिट के अंदर आ जाती है कि आपको पता है कि ये मैं गलती हर दफा ही करता हूँ और मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी गलती हो रही है। तो उन पर थोड़ा सा आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा देर तक वर्क करना पड़ता है, लेकिन ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली वो चीजें भी इम्प्रूव होती चली जाती है। आपका मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, इस लिंक से आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें। हम मजीद इन्हीं टेक्निक्स को सीखते हैं और साथ ही हम इंशाल्लाह जो रिकमेंडेड बुक्स है इंग्लिश से रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ।